जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा अपने हिंदुस्तान का। आप हिंसा करोगे या क्रिया करोगे, उसके बाद ये उम्मीद करो प्रतिक्रिया नहीं होगी। मुर्शिदाबाद की घटना और कश्मीर को देखने बाद अत्यधिक क्रोध में हूं और गया मुर्शिदाबाद, 500 लोग पलायन कर गए। फिर मिलिट्री जानी चाहिए वहां पर। कश्मीर में कर दी ना ऐसी की तैसी। अब कहां गए वो सारे पत्थरबाज? बहुसंख्यक कंट्री में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डरता हो, ये पूरी दुनिया का अकेला उदाहरण है। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया अब धर्मों का नाम। 4 मुस्लिम टोपियां पहन के आपके यहाँ से निकल जाए तो आपकी कॉलोनी में दहशत पैदा हो जाएगी। दिवाली में अली बसें, राम बसें, रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं देश के बहुत बड़े कवि विनीत चौहान जी। विनीत चौहान कोई नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कविताएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी पुस्तक का विमोचन भी किया है और देश में ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने काव्य पाठ किया है। तो आज हमारे स्टूडियो में है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चौहान साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी वशिष्ठ जी। जी, चौहान जी कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी, ये क्यों कहते हैं? क्या बात सार्थक है? ये केवल ये चीज़ें हैं, कल्पनाओं की जो उड़ान है ना जी, वो सबसे तेज मानी गई है। आप एक सेकंड में सोच सकते हैं कि मैं अमेरिका पहुंच गया, इतनी जल्दी तो सूर्य भी नहीं पहुंच सकता। कहने का अर्थ ये है कि कविता को क माने कल्पना, वे माने विचार, है ना, और उसका तालमेल जो कर दिया जाए कविता कहलाती है। तो कवि जब कविताएं लिखता है तो कल्पना सर्वाधिक उसकी होती है और वो कल्पना बहुत तेज गति से पहुंची है, यानी जहां सूरज भी ना पहुंच पाए, प्रतीक हो गया उस चीज़ का। इसलिए कह दिया गया जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप तो राजस्थान की धरती से हैं, अलवर से रहने वाले हैं जी। तो ये कवि बनने का संयोग है या आपने पहले से ही सोच के आए थे कि मैंने कवि बनना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई सोच के कुछ नहीं बनता है। कपिल देव ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे क्रिकेटर बनना है जी। लता जी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें सिंगर बनना है। अमिताभ जी ने सोचा नहीं होगा कि एक्टर बनना है। वो तो सर्विस करने के लिए कलकत्ता गए थे और वहाँ करी भी उन्होंने सर्विस, डाक विभाग में किसमें। तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मेरे घर में वातावरण था। देश के सुप्रसिद्ध कवि श्री बलबीर सिंह जी करुण मेरे पिताश्री हैं। उन्होंने श्याम नारायण पांडे, दिनकर जी, सोनलाल द्विवेदी जी, उनके साथ अनेक बार लाल किले से काव्य पाठ किया है। तो वातावरण मेरे घर में था, ये बात सही है। लेकिन वातावरण यदि से ही कवि बन रहे होते तो मेरे बाकी बहन भाई भी बन रहे होते। तो कुछ ईश्वर आपको कुछ कामों के लिए भेजता है, मैं ऐसा सरस्वती किसी किसी की जुबान किसी के उस पर बैठती है और वो उसको प्रेरित भी करती है। वातावरण था इसलिए वो अंकुरण जल्दी शीघ्र हो गया। वरना मैं तो केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं तो रसायन विज्ञान से MSc की और लेक्चरर रहा हूँ। 29 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। फिर प्रिंसिपल हुआ हूँ मैं, फिर मैंने 6 साल पहले छोड़ दिया। लेकिन ईश्वर की शायद ऐसी इच्छा रही होगी कि मुझे कवि बना। मैंने MSc के बाद कविताएं लिखना शुरू किया। MSc के बाद जी। तो आपकी जब मंच पे आप कविता पढ़ते हो, कविता पाठ करते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर रस की कविताएं आप करते हैं। जी जी, ये भी कारण पिताश्री रहे हैं जी। पिताश्री वीर रस के ही कवि रहे हैं। फिर मैं बचपन में शाखा जाता था तो देशभक्ति के संस्कार जो है 2 तरफ से मिल गए। कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, तो देशभक्ति का 2 तरफ से वातावरण मिला मुझे। तो इसलिए वीर रस की कविताएं, बचपन में मैं देशभक्ति के गीत गाया करता था। पिताजी की कविताएं बाल सभा में गाया करता था। फिर धीमे धीमे थोड़ा बड़ा हुआ, डिबेट बोलने लग गया। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट डिबेटर रहा 2-3 सालों तक, अपने कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा। शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता कविता चश्मा में आते हैं, वो और मैं दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिबेटर थे और एक ही बैच में थे हम दोनों। वहीं मेरा पहली बार उनसे परिचय हुआ। उसके बाद फिर वो 8-10 साल बाद मिले एक कवि सम्मेलन में। तो मैंने पूछा, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, मैं तो कवि हो गया। कहला, मैं भी कवि हो गया। तो हम दोनों की मुलाकातें हुई और वो दोस्ती आज भी चल रही है। तो आपने वो जो कभी पहली मंच पे आके पहली कविता पढ़ी, वो आपको याद है? एक्चुअली उसमें 84 का समय था और इंदिरा जी की हत्या हुई थी। तो उस पर मैंने एक मुक्तक या जैसा कुछ लिखा था। मुक्तक भी क्या लिखा था, दरअसल मैं अलवर में एक कवि सम्मेलन था, उसमें एक कवि आए नहीं थे। तो पिताजी कहने लगे कि यार ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें आई थी 85-86 के आसपास। तो खुद को स्क्रीन पर देखना बड़ा एक सुखद होता था। तो पिताजी कहने लगे, यार ऐसा कर, तू एक मेरी कविता पढ़ दे और तू भी स्क्रीन पर देखना कैसा लगता है। बस यही मेरा टर्न था।
मैंने कहा नहीं, कविता पढ़ेंगे तो हम अपनी खुद की पढ़ेंगे। और मैंने टूटा फूटा जो भी इंदिरा जी की मृत्यु पर हुआ है, धरा मौनम बर भी खामोश है इस ज़माने का यारो ये क्या हाल है, कुछ ऐसा मैंने लिखा था उस समय। मुझे ये भी नहीं पता था इसे मुक्तक कहते हैं, इसे गज़ल कहते हैं, इसे गीत कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, जब वो सुना लोगों ने, तो वहाँ हमारे एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति बैठे थे, धर्मवीर सिद्ध जी। तो उन्होंने कहा, विनीत आज यदि मैं इसका निर्णायक होता इस कवि सम्मेलन का, तो तुझे मैं फर्स्ट स्थान देता। ये उनका कहना था। पता नहीं फर्स्ट स्थान तो होते कि नहीं होते, लेकिन हम कवि तो बन गए। वो आपके पिताजी ने जो आपको प्रेरणा दी, इस मंच पे पहुंचाने के लिए हौसला दिया, जी जी, उसी से आज 35 साल का लंबा सफर आपका तय कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए कि जैसे कहते हैं कि कवि है, कवि सम्मेलन होते हैं, वो सरकार बनाते भी है, सरकार गिराते भी है, तो आपका भी इसमें कोई योगदान है? कुछ आंदोलन ऐसे हुए हैं, जैसे राम मंदिर आंदोलन है जी, भाजपा को लाने में यदि किसी बड़े आंदोलन का नाम गिना जाएगा तो उसमें राम मंदिर आंदोलन का योगदान माना जाएगा। जो यात्रा निकाली थी, अडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी, लाल कृष्ण पूरे अडवाणी, देश में पूरे देश में, तो उस समय कवियों ने भी राम मंदिर के ऊपर अपनी कविताएं लिखी थी। लोगों ने, धार्मिक संतों ने भाषण दिए थे, मैंने भी कविताएं उस समय लिखी थी। तो अप्रत्यक्ष योगदान कह सकते हैं। एक तो हमारे ऊपर आरोप ये लगता है वीरस के कवियों के ऊपर कि हम भाजपाई कवि हैं। भाजपाई का वीरस का कवि भाजपा का कवि है। तो राष्ट्रवाद की बात करेगा तो भाजपाई होगा, मतलब कश्मीर की बात करेगा तो भाजपाई होगा, राम मंदिर की बात करेगा तो भाजपाई होगा, सैनिक की बात करेगा तो भाजपाई होगा, चाइना बॉर्डर की बात करेगा तो भाजपाई होगा। तो हम करेले टिंडे के भाव तो बताते नहीं कभी लोग, हम देश की स्थिति बताएंगे ना। और देश की स्थिति बताना यदि अपराध है या भाजपाई होना है तो फिर हर वीरस का कवि भाजपाई है, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, सत्ता का चरण चुंबन नहीं होना चाहिए। यदि मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं और कोई कवि खामोश है तो मैं कहूँगा फिर वो डर रहा है राजनीति से। मैं पहला कवि था जब मणिपुर पर हिंसा हुई तो मैंने बोला कि उनको जाना चाहिए था वहाँ पर जी। जब पूरा देश चिल्ला रहा है आप क्यों नहीं गए वहाँ पर। कवि को सत्ता का अनुसरण नहीं करना चाहिए, सत्ता कवि का अनुसरण करे तो फिर बेहतर है। तो आपके पास कोई फ़ोन नहीं आया कि चौहान जी आप कैसी कविताएं पढ़ रहे हो, कैसे क्या क्या बातें कह रहे हो? उस चीज़ की परवाह कर रहे होते तो आज 35 साल नहीं चल रहे होते, फिर मैं किसी पार्टी के टिकट की लाइन में खड़ा हुआ होता। MP MLA होते, आज MP MLA होता, मैं कहीं सभासद होता, किसी UIT का सेक्रेटरी हुआ होता, फिर मैं रिजाइन न दे रहा होता जी। यदि कवि आप हैं, बहुत पहले हमारे अंबर जी ने कभी लिखा, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। यदि आपको सत्ता का चरण चुंबन करना है तो फिर आप कवि मत होइएगा। लेकिन आज तो यही चला हुआ है। टोटल तो नहीं कह सकते, गिरावट यदि समाज के हर क्षेत्र में है। आपके मीडिया में क्या गिरावट नहीं है? क्या आम जनता ये नहीं कह रही कि सारा मीडिया खरीद लिया गया है? खरीदा के नहीं करा अलग बात है, गोदी मीडिया कहते हैं, एक नया नाम आया ना। तो धुआं उठ रहा है तो बेवजह नहीं उठ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आप इस बात से नहीं बच सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हम तो देखिए फलाने चैनल से हैं और इसलिए हम तो कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन यदि धुआं उठ रहा है तो कोई तो बात है। तो गिरावट तो सब जगह आई है, अखबारों तक को। अखबार जो थे, हमसे कहा जाता कवि संघ की गिरावट हो गई, तो मैं कहूँगा आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी के वहाँ से चले थे पत्रकारिता को लेकर के, आज कहाँ गए आप लोग बाग? एक मीडिया हाउस बिक गया, बल्कि इनको धनपतियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया मीडिया हाउस को। इनके जो प्रिंट मीडिया थे वो खरीदे जा चुके हैं। तो खबर तो वो आएगी ना जो मालिक चाहता है। निष्पक्ष पत्रकारिता बची कहाँ? तो गिरावट यदि वहाँ आई है तो हमारे कवि सम्मेलन में बहुत सहज भाव से स्वीकार कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी गिरावट आई है। यदि यश भारतियाँ बांट दी जाएंगी, यदि पद्मश्रियाँ बांट दी जाएंगी तो फिर कवि लोगों की कलमें भी उसकी तरफ मुड़ेंगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो न बिके, किसी यक्ष की देहरी पर ये सर नहीं झुका है, इसीलिए हर पुरस्कार मेरी देहरी से दूर रुका है। तो जिसका सर नहीं झुका वो पुरस्कार से दूर है। कुमार विश्वास को कोई पुरस्कार अभी नहीं मिला ना, पद्मश्री यश भारती नहीं मिला ना। हाँ, आज लोग कह रहे हैं कि वो राजनीतिक उसमें हो सकता है, वो सब हो, लेकिन तो पुरस्कार तो नहीं लिए ना उसने भी, लाइन में तो नहीं लगा ना वो भी। लेकिन वो तो अब कविता पाठ तो उन्होंने छोड़ दिया है, अब तो रामचरितमानस। दोनों बातें हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ रहे होते हैं।
मैं एक लेक्चरर था, उसके बाद मैं कवि हुआ। फिर मेरे जीवन के विभिन्न पहलू हैं। मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ। तो जीवन में आप कब आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। कब वाल्मीकि से आप डाकू से आप ऋषि हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे, ये आपको भी नहीं पता। कुमार विश्वास कवि थे, कवि के बाद में बड़े कवि हुए, बड़े कवि के बाद में बड़े पेमेंट वाले कवि हुए। इस देश के सबसे बड़ा पेमेंट उन्होंने सबसे ज़्यादा लिया। उसी बीच में उनको रामकथा भी ध्यान में आ गई। अब लोग कहते हैं कि रामकथा के साथ वो इतने पैसे लेता है, तो फिर मुझे ये बताइए कौन सा बाबा जी नहीं ले रहा। ये तो आपकी मार्केट वैल्यू है ना, कि आप कितना वक्तव्य अच्छा कह रहे हैं, तभी तो आप बिक रहे हैं। ये तो टैलेंट की बात है ना, ये तो आपकी क्यों राम कथा करेंगे तो भी उनकी डिमांड है, वो कविता और पाठ यदि करेंगे इतना तो भी पैसा लेने के बाद भीड़ है उसके पास में, यदि वो कहते हैं आज से मैं निःशुल्क कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो उस कई बार हम लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, कि भाई यदि हम नहीं कर, मुझे गली गली गाना पड़ेगा, फिर मेरे पास 7 दिन का गैप भी नहीं होगा जी, 5 दिन का गैप भी नहीं होगा। फिर मैं एक दिन में 2 कविता पढ़ रहा हूँ। अभी दिल्ली पढ़ रहा हूँ, अभी रोहिणी में पढ़ रहा हूँ, फिर चादरा में जाके पढ़ रहा हूँ, रोहतक करके निकल रहा हूँ शाम का। तो कई बार हमें अपना भीड़ कम करने के लिए थोड़ा पेमेंट बढ़ा देना पड़ता है। तो कुमार विश्वास जी तो अरविंद केजरीवाल के साथ है, जो उनकी राजनीतिक इच्छाएं थी वो पूरी नहीं, उसके बाद ही रामकथा पे आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी का रामकथा से कम कोई लेना देना नहीं है। वो कुमार का अपना प्लान है, वो उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। हनुमान चालीसा तो करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। करना चाहिए उनको, जैसे हालात है इस समय तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। अब तो और ज़्यादा याद करनी चाहिए उनको। तो राष्ट्रवाद जो है मजबूत हाथों में है, मानते हैं आप? हाँ, निसंदेह। जो कोई इस पर मुझ पर आरोप लगाना चाहे लगाए, लेकिन राष्ट्रवाद इस समय तो कम से कम मजबूत हाथों में है। थोड़ा बहुत दोष किसमें नहीं होता है, फिर तो वो देवता होते, राजनेता नहीं होते जी। लेकिन पिछले 75-80 वर्षों में यदि मैं देखूं, राष्ट्रवाद की जिस तरह उपेक्षा की गई है, बल्कि मजाक बनाया गया है, उसको कम से कम उन्होंने एक स्थायित्व दिया है, कि उसकी एक सम्मान तक पहुंचाया है राष्ट्रवाद को। हम लोग लाल किले जाते थे तो बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से हमें वामपंथी लोग देखते थे। इस देश में प्रगतिशीलता के नाम पर जो कविताएं आई, क्या आई? रोशनदान खुला है, आ गई हैं सूरज की किरणें, लटक गया है सूरज कटी हुई जबान सा, 3 चिड़ियाँ लटक गई हैं उल्टी चमगादड़ के साथ। व्हाट? क्या कविता क्या है? और वो अपने आप को जनवादी कवि कहते हैं। हम जनवादी, जन के समझ में ही नहीं आ रही। तुम लोग सुनना चाहते हैं ना ऐसी चीज़ें। नहीं सुनना चाहते थे ये चीज़ें। मीडिया उनके हाथ में था, मीडिया उनके हाथ में था। तो 5 लोग इस तरह से बैठते थे चाय पे, और फिर कहते कल महासम्मेलन हुआ, मस्तक की त्योरियों पे 3-3 सलवटें डाल के अब कुछ कविता कह दी, उल्टी चिड़िया लटकी है। ये जो उल्टी चिड़िया है ये वैचारिक द्वंद्व का प्रतीक है। तीसरा कह रहे नहीं वैचारिक द्वंद्व नहीं है, ये जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो उलट हो गई हैं। तीसरा कह नहीं जातिवाद की चिड़िया उल्टी हो गई। क्या बेवकूफ़ी है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी में जब बादल दिखाए जाते थे या शाही का धब्बा डाल दिया जाता था, फिर कहते आप बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो किसी को उसमें राक्षस दिखता है, किसी को उसमें चरखा काटती हुई बुढ़िया दिखती है, किसी को उसमें रथ दिखता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके दिमाग में जो चल रहा है उसे जातिवाद की चिड़िया नजर आ रही है, धर्म की चिड़िया नजर आ रही हैं। तो इन्होंने उसी को कविता कह दिया और आम श्रोता उस कविता से दूर हो गया। कहना कविता यही होती है क्या? सीपीसी के कार्यक्रम जब DD1 हुआ करता था उस पर निश्चित लोग बैठते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, वही 5-10 चेहरे बैठते थे और दुनिया शाम को बैठती थी। 11 बजे वो कार्यक्रम आता था। कहले यार कविता सुनेगा आज कविता। अब वो देख रहे हैं मैं बैठा हूँ, चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार से 3 टांग का जो कुत्ता है वो चल रहा है, धीमे धीमे टपक रहा है खून उसकी टांग से, धीमे 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 धीमे। कविता खत्म। क्या है भाई ये? अब लोग सोच रहे हैं यार इसके बाद क्या बोलेगा वो। आधा घंटा खराब कर दिया लोगों ने। कहले यार कविता हो गई क्या? कहले हाँ। कहले यही कविता होती है। आम श्रोता उससे दूर हो गया। उसके बाद और उसे वो जनवादी कविता कहते थे। बाद में कविता आई जो जन के समझ में आने लगी और कवि सम्मेलनों से। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम जनवादी क्या हो, असली जनवादी कवि हम हैं जो इस जन की बात कर रहे हैं, इस जन की पीड़ा की बात कर रहे हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इस देश में देशभक्ति की बात करना सांप्रदायिकता कही गई।
और सांप्रदायिक बातें करना कौमी एकता हुआ। मैं दोनों बातें बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं और अपने 61 वर्ष के उम्र के अनुभव के बाद क्रोध में कह रहा हूं। देशभक्ति की बात करोगे तो ये सांप्रदायिक है। आप मुस्लिम टोपी पहन के रोजा अफ्तार कर रहे हो तो ये कौमी एकता है। हिंदू मंदिर में चले गए तो आप सांप्रदायिक हैं। क्या दोहरा मापदंड है भाई, कब बदलोगे इसको? ये पहला कंट्री है और शायद मैं पहली किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, मैंने 100 इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं पहले किसी पॉडकास्ट में मुर्शिदाबाद की घटना और कश्मीर को देखने बाद अत्यधिक क्रोध में हूं और मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में बोल रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। तो मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी चर्चा हो रही है? पर आ रहा हूं जी। बहुसंख्यक कंट्री में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डरता हो, ये पूरी दुनिया का अकेला उदाहरण है। कौन डरता है? बहुसंख्यक डर रहा है। अभी 4 मुस्लिम टोपियां पहन के आपके यहां से निकल जाए तो आपकी कॉलोनी में दहशत पैदा हो जाएगी। क्यों? ये क्या तरीका है भाई? डरना तो अल्पसंख्यक को चाहिए था, डरना तो वो भी नहीं चाहिए। पब्लिक ने माइंड सेट ऐसा कर दिया ना, पब्लिक का नॉट पब्लिक का कर दिया। राजनीतिक संरक्षण ममता जी, तो ये राजनीतिक के लोगों ने किया ना। खुलेआम ममता जी बयान दे रही हैं, बीजेपी को वोट नहीं करना, मैं कहना ऐसा नहीं, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही जीत हुई वेस्ट बंगाल में, घर फूंक दिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के। ये लोकतंत्र है? वक्फ बोर्ड दिल्ली ने किसी लोकसभा ने पारित कर दिया, वो तो अंतिम अथॉरिटी है ना। गुजरात में भी तो हुआ था ना कभी। हाँ हुआ ना, तो उसका तो कोई चर्चा नहीं होती आज के दिन। कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वहां उल्टा हुआ था कि पहले गोधरा हुआ, उसके बाद में गुजरात, तो गुजरात पे तो चर्चा की जा रही है। गोधरा की ट्रेन में क्यों फूंक दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। तो कौन थे उसमें? जिम्मेदार कौन थे? आप तो 35 साल हो गए, कविता पाठ भी करते हैं, आप तो राष्ट्रीय कवि हैं। अब तो सारा कोर्ट ने निर्णय कर दिया ना, सारा कुछ आ गया ना उसके अंदर में कि कैसे उनकी पेट्रोल बम लाए, कैसे क्या करा। भाई आप हिंसा करोगे या क्रिया करोगे, उसके बाद ये उम्मीद करो प्रतिक्रिया नहीं होगी। हाउ इट इज पॉसिबल? चलो मुर्शिदाबाद पे आते हैं चौहान जी। तो मुर्शिदाबाद में क्या ऐसा, वहाँ के बहुसंख्यक को क्या दिक्कत है? वहाँ बहुसंख्यक नहीं दे। देखो ये तो मैंने आम जगह बताया जी कि बहुसंख्यक होकर हम अल्पसंख्यक से डर रहे हैं। पहली बात, ये आश्चर्य की बात है। आप 2 भाई और हमें 50 भाई, उसके बाद हम लोग कहाँ पे घूम रहे हैं? 2 ओपी वशिष्ठ और ये ना आ जाएं, 2 जने लोग हमें टोक ना दें। क्यों? इसलिए कि हम 50 कमजोर थे। हमें मालूम था कि हमारी गवर्नमेंट इन 2 के पक्ष में खड़ी हुई है। वो 50 के साथ में 500 की फोर्स ले आएगी इनके साथ में, हमें मालूम था कि उनके पीछे। इसलिए हिंदुत्व के मन में भय बैठ गया हमेशा के लिए। मुर्शिदाबाद बहुसंख्यक होने के बावजूद बैठा दिया गया, क्योंकि पुलिस शासन उनके साथ में है, केवल वोटों के लिए। क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, वो राजपूत है, वो जाट है, वो बनिया है, वो ब्राह्मण है, उसको तो ऐसे बांट देगा। कभी आपने सुना वहाँ पे कि शिया सुन्नी के वोट बटे हों? तो ये तो भाजपा पे आरोप लगते हैं ज़्यादा। हाँ, हमेशा लगते हैं, है ना, कि जाति पाति की, धर्म की राजनीति करती है। जाति की नहीं, धर्म की राजनीति, जाति की भी। और धर्म की राजनीति में, माफ कीजिएगा, धर्म की राजनीति तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं सपा वाले, बसपा वाले। मोमडन वोट किसको चाहिए? भाजपा ने तो मांगे नहीं कभी। वो तो सिंपल कहे, उसने कभी नहीं कहा। हाँ, राम मंदिर आंदोलन हुआ। कई बार कहते हैं ना कि आप हिंदू की बात क्यों करते हैं? आप मुस्लिम की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए मुझे हिंदू होना पड़ रहा है। कभी इससे पहले आपने हिंदुत्व की चर्चाएं नहीं सुनी होंगी, लेकिन जब जगह जगह देखा सड़कों पर नमाजें होनी शुरू हो गई, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनका अपना अपना खुद का कानून बना हुआ है। अब औरंगजेब को कब्र से निकाला जा रहा है। हाँ, औरंगजेब को निकाला गया ना, छावा फिल्म आई तब से निकला। हाँ, वही उससे पहले तो नहीं निकला था वो। तो छावा फिल्म तो एक एजेंडे के आधार पे आई। नहीं, आप जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात खड़ी हो जाती है तो एजेंडा हो जाता है। वही मैंने कहा, हम देशभक्ति की बात करेंगे तो ये तो सांप्रदायिकता हो गई है, और आप बात करोगे यदि साहब उनकी, तो वो कौमी एकता की बात है। ये क्या दोगलापन है? विपक्ष कहता है ये सब। वही मैंने कहा, ये दोगलापन है ना, ये दोगलापन है। आप यदि उपवास कर दें किसी के साथ में, जन्माष्टमी के व्रत में, कभी देखा आपने किसी सपाई को जाते हुए, बसपाई को जाते हुए कि चलो जन्माष्टमी का व्रत खोल लेते हैं कृष्ण मंदिर में? तुम तो यदुवंशी हो ना, क्यों नहीं जाते वहाँ पे? उल्टा कहते हो हमें तो गोबर में से बदबू आती है। धर्मनिरपेक्ष देश है उन्हें। हाँ ठीक है ना, तो फिर वो वहाँ रोजा अफ्तार में क्यों चले जाते हो? दोनों में जाओ ना, तब आपकी धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता तब साबित की जाती है, कौमी एकता तब साबित होती है जब आप जामा मस्जिद पे जा करके उनके साथ नमस्ते करते हैं।
काशी विश्वनाथ पे यदि आप चले गए तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये दोगलापन समाप्त होना चाहिए, हर सूरत में समाप्त होना चाहिए। तो हमारे या तो दोनों जगह जाएं, या फिर दोनों जगह ना हमारे जाएं। कवियों की जिम्मेदारी है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसी कविताएं पढ़ें ना कि देश में ये सद्भाव और सब चीज़ें हों। की थी ना, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा अपने हिंदुस्तान का। हम नहीं कहा, हमारे कवियों ने कहा, उर्मिलेश जी ने, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया अब धर्मों का नाम। फिर लोगों ने कहा क्या करें, दिवाली में अली बसें, राम बसें, रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हम तो चीखते रहे ना, हुआ क्या? जल गया मुर्शिदाबाद, 500 लोग पलायन कर गए। हिंदू परिवार 500 फैमिली के बीच में आप 2 मुस्लिम रख दीजिए, मजाल उनके ऊपर आंच आ जाए। और 500 के बीच में कुल 50 मुस्लिम रख दीजिए। मैं पहली बार इतना प्रखर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू का क्या परिणाम होगा। आप कांपना शुरू कर देंगे। तो आप जैसे कवि डरते नहीं ना, इसलिए बोलते हैं। 30% हो गए वहां दंगे शुरू। आपने कभी सुना है जहां बहुसंख्यक हिंदू वहां दंगे हुए हों? जहां 10% भी हो गए वहीं दंगे शुरू। बंगाल में 28% है मुस्लिम मात्र, ऐसी की तैसी करके रख दी, दूसरा कश्मीर बना दिया वहां पर। और जिस मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रहा हूं वहां 61% मुस्लिम है, तो जला के भगा दिया वहां से। यही कौमी एकता है क्या इस देश में? यही गीत गाते रहेंगे हम कौमी एकता के? कब तक भाई? फिर मिलिट्री जानी चाहिए वहां पर। कश्मीर में कर दी ना ऐसी की तैसी। अब कहां गए वो सारे पत्थरबाज? पुलवामा पे कितने कवि आगे आए? काफी लोगों ने लिखा, वीरस के लोगों ने तो लिखा ही है। असल में क्या है, हर कवि से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हास्य रस का कवि क्या बोलेगा पुलवामा? शांत थे पुलवामा पे, नहीं बोल भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। जो गीतकार है, जिसकी नायिका घूंघट हटा रही है, चांद जैसा मुखड़ा देख रही है, वो पुलवामा पे क्या बोलेगा? हाँ, वीरस के कवि तो बोले कविता में जी, लेकिन हास्य रस के कवि और गीतकार लोग भी वक्तव्य में बोलें तो अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ जैसे क्रिकेटर में एक बॉलर तय हो जाता है, एक विकेट कीपर तय हो जाता है, एक बैट्समैन, हमारे यहाँ भी रस तय हो गए। तो ठीक है, पुलवामा अटैक की बात आप उसमें नहीं कर सकते, तो वीरस वाले कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट तो कर सकते हैं। क्या मजाक बनाएंगे आप पीछे से बैठ करके? यही विषय बचा है क्या? खून खच्चरी करते रहोगे क्या? क्या करूं, भजन गाऊं मुर्शिदाबाद पे, ईश्वर अल्लो तेरो नाम? हो गए ना 75-80 साल गाते गाते, सत्यानाश हो गया इस देश का इस कौमी एकता के नाम पे। मैं उस विभाजन के ही पक्ष में नहीं हूं जो धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। यहां गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो हमारे गले में सांप छोड़ दिया अधमरा, हम उसी का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। यहाँ का मुसलमान 5-7% से बढ़ता बढ़ता कितने परसेंट तक हो गया? पाकिस्तान में जो थे जितने छोड़े थे वो घटते हुए 2% भी नहीं बचे। कहाँ है कौमी एकता वर्ल्ड में? तो बताओ मुझे। अच्छा चलो, हम तो कौमी एकता कर रहे हैं, तुम छोटे भाई की तरह रहो तो सही। तुमने तो छोटे भाई के गर्दन पे छुरी रख दी, उदयपुर में उस टेलर का गला काट दिया आपने। आपको खौफ नहीं है बिल्कुल भी? फिर कहते हो हिंदू उग्र हो जाता है। तो भैया 99 में चोट लगने के बाद तो शिशुपाल की भी गर्दन काटनी थी, कृष्ण ने काटी है। और आप ये 99 गलतियां कर रहे हो उस देश में। आराम से आप रहो ना, कौन मना कर रहा है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं, राहत इंदौरी तो बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उनको ट्रोल किया। मैं इस बात पर मैं ट्रोल हुआ, आपको हैरत होगी। मतलब कट्टर न हिंदू होना चाहिए न मुस्लिम होना चाहिए। उन्होंने लिखा सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये एक डायलॉग है हमारे समाज का। उन्होंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया है सभी का खून शामिल है, उसमें मैं भी हूँ, तुम भी हो, सब है, किसी का सब, यानी किसी एक का नहीं है। अब उनको ट्रोल कर दिया, कहने वो पहली लाइन तो हटा दी हमारे तथाकथित भाजपाई लोगों ने जी। कहना तो कह रहा तुम्हारे बाप का नहीं है। अरे वो किसी के भी बाप का नहीं है, न मेरा है न तुम्हारा है, सबका है, सबका है, किसी के एक बाप का नहीं। हाँ, हमारे उदय प्रताप जी में लिख ली गई ना ये बात, लिखी न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जिसमें आके मिल गई सभी नदियाँ, समंदर पर सभी का एहसान सबका है, समंदर बनाने में एहसान सबका है, ऐसा उदय प्रताप ने लिखा। अच्छी बात है जी। तो मैंने जब उनका निधन हुआ तो ऐसे किसी टीवी इंटरव्यू में मैं बड़ा भावुक हो गया। मैं क्या बड़ा शायर चला गया। अच्छे, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से राहत इंदौरी को,
अब दिक्कत ये है, जो तथाकथित कट्टर लोग हैं वो उनकी तरफ भी हैं, हमारी तरफ भी हैं, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, उसके नुकसान भी हैं। तो जैसे ही मैंने बयान दिया तो मेरे लोगों ने ही फेसबुक पे आकर के, अरे क्या विनीत जी आपको मुशायरों की चिंता लग गई दिखती है, कुछ मुशायरों के निमंत्रण मिल गए मैं ही व्यक्ति हूँ इसी इंटरव्यू में मुर्शिदाबाद में या तथाकथित कौमी एकता के खिलाफ मैं बयान दे रहा हूँ, लेकिन मैं राहत इंदौरी को, मैं ये वो बड़ा शायर था, उसको हम बहुत बड़ा नाम है, अच्छे नाम थे, अच्छी बात, एक आध जगह किससे फॉल्ट नहीं होता। क्या हमारे लोग अतिवादिता में नहीं कहते मार देना चाहिए इनको, फलाना मुल्लावाद फलाना, जोश तो आ ही जाता है कभी कभार, वो तो हमारे लोग भी कर देते हैं। अब दिक्कत कहाँ है बस वो समझ लें आप। हमारे यहाँ पर यदि हम में से कोई एक कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ता है तो हमारे 50 लोग उसको रोकने कहते भाई इतना ज़्यादा कट्टर होना ठीक नहीं है। उनके यहाँ पर अहिंसावादी है ना, जो भी कारण हो, उनके यहाँ पर यदि राहत इंदौरी या हाशिम फिरोजाबादी या अन्य वसीम बरेलवी सर ने, मुझे नहीं पता वो बेचारे इस बात पे कितना बोलेंगे या मौन स्वीकार करेंगे, लेकिन जितना मैं महसूस करता हूँ, यदि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये तो निर्णय हो गया आपको, उनको उन्हीं के लोग ऐसी तैसी करके मार देंगे, दे थप्पड़ दे थप्पड़। कोरोना काल में जब उन डॉक्टरों की पिटाई हुई, राहत इंदौरी ने बयान दिया कि आप मेरे घर में आ जाइए, तो लोग उन्हीं के घर पहुंच गए, पत्थर लेकर के राहत इंदौरी के घर पहुंच गए और उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। तो जब हम कई बार कहते हैं ना कि साहब ये दोनों तरफ हैं फलाना है, ठीक है, हमारे यहाँ फिर भी दबाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उनके यहाँ समझाइश नहीं है। उनके यहाँ 80% लोग पत्थर लिए, हाथ में बोतल लिए, छत पे धरे भाटे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को कैसा भविष्य देखते हो राजनीति? बहुत अच्छा नहीं, बेचारा अपरिपक्व है वो अभी भी, बाई मिस्टेक उसमें है वो, राजनीति में उन्हें नहीं होना चाहिए था अपना। ठीक है, अब आ गए तो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, एक ठीक थी, उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत नहीं थी, वो ठीक थी, लेकिन एक्चुअली वो बेचारा क्या बोलना चाहता है, क्या बुल जाता है उससे, या बुलवा देते हैं पीछे वाले लोग लिखवा कर, उसे खुद को नहीं पता, उसको खुद ही मरवा देते हैं। वो बोड़ा आदमी है मेरे हिसाब से, अच्छा आदमी है, अच्छा और भोले में अंतर है ना? भोले शब्द को हमारे हरियाणा में तो कुछ और बोल देते हैं, लेकिन मैं मर्यादा रखते हुए उसे भोला ही कर रहा हूँ, है ना? तो भोले लोगों को, राजनीति भोले लोगों के लिए नहीं है ना? सीधा होना अलग बात है, भोले से भी निचले डिग्री पे आप चले जाओगे तो फिर पॉलिटिक्स में तो बहुत कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए ना। उसे नहीं पता, आप लोगों ने तो चुटकुले बना दिए, हरी मिर्च लाल मिर्च का, पता नहीं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन जितने बयान मैं उनके देखता हूँ, एडिटेड वीडियो होते हैं उनके वैसे मोस्टली, जो बाद में हाँ, जैसे आलू वाला है, हाँ, वो उसके बेचारे के चेप दिया उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर चेप दिया, मशीन में आलू निकाल देंगे। वो उसने बोला था कि ये लोग ऐसा करते हैं, वो उसी की चेप दिया। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए तो गोहाना में जलेबी, हाँ फैक्ट्री का आपने खाई है जलेबी कभी? नहीं, गोहाना की जलेबी में, गोहाना में गया हूँ कई बार, लेकिन कभी जाएंगे तो खाएंगे। तो जलेबी पूरे देश में घुमा दी उन्होंने। हाँ वो फेमस हो गया वो दुकानदार उसका तो बिजनेस चल निकला जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो आप तो कई देशों में पहले भी गए हैं, 35 साल का आपका लंबा अरसा है इसमें, कवि सम्मेलनों में जाते हुए, तो कितने देशों में गए हो पहले, और पहले जाते थे और अब जाते हो तो क्या डिफरेंस देखते हो आप? मैं जब यूके गया तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, वो मेरा वो जो मेटल डिटेक्टर से चेक करते वहाँ का जो अधिकारी था। 14 से पहले गए थे या बाद में? 14 के बाद गया हूँ। तो उसने मेरे से पहले सवाल किया, आप मोदी के कंट्री से हैं? तो मोदी का प्रभाव तो है, ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या ने, या तो इंदिरा जी ने व्यापक छवि बनाई थी, नेहरू जी को तो बहुत पुरानी कहानी छोड़ दी है, अटल जी वैश्विक छवि पर थे, उसके बीच में हमारे जितने प्रधानमंत्री हैं वो वैश्विक छवि पर नहीं थे। 2-3 कंट्रियों तक गए, वहाँ तक लोग मानते थे भाई बड़ा देश है, बड़े देश का प्रधानमंत्री आया है, लेकिन मोदी जी की छवि है पूरे वर्ल्ड में, शोमैन है, बिल्कुल शोमैन है। शोमैन तो मैं नहीं कहूँगा, शोमैन का तो मतलब एक तरह से कृत्रिमता आ गई उसमें, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। शोमैन नहीं, वो एक है बोल्ड। यदि इंदिरा जी को आयरन लेडी आप कह सकते हैं तो ये भी लौह पुरुष है फिर इसको। तो वल्लभ भाई पटेल से भी ऊपर है? नहीं, ऊपर तो कैसे कह सकते, लौह पुरुष के तो बाद मैंने कहा उन जैसा कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं। और ये भी कोई खैर वो नहीं मैं कह सकता कि उनसे ऊपर कोई जा नहीं सकता। सचिन ने क्रिकेट खेल ली तो वो आगरे का ताजमहल अंतिम है, उसके बाद मोहब्बतें नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है मोदी जी जिस तरह से गति से चल रहे हैं वो अच्छा हो, लेकिन हाँ उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है,
और मैंने कहा 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आए, न आपके आए न मेरे आए, है ना। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, लेकिन 100 में से 100 तो मेरे भी नहीं रहे थे, उस पर कुछ नंबर कम रह जाते हैं। तो वो तो मनुष्य होने की पहचान है, वरना फिर आप देवता होते, फिर आप धरती पर ना होते। तो कुछ गलतियां हो सकती हैं मनुष्य होने के नाते। राजनीति में रहते हुए कई इस कारण समझौते करने पड़ते हैं, चाहे वो बिहार में करें, कलकत्ता में करें, तो राजनीति में करना पड़ता है। चाहे वो कश्मीर में करें, महबूबा जी से करें, तो कुछ उनके राजनीतिक कारण होते हैं। तो 100 में से 100 अंक तो नहीं, लेकिन आप अब तक जितने कह सकते हैं, मैं उसमें मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में मैं मोदी जी को देखता हूँ। अटल जी के साथ कविता पाठ किया आपने जी। ये कब की बात है और आप कितनी एज होगी उस टाइम पे? मैं उस समय लगभग 26-27 साल का ही था, और लाल किले पर पहली बार गया था मैं। सबसे सहमा हुआ बैठा हुआ था उस समय, और गोविंद व्यास जी संचालन कर रहे थे उसका, और सब धुरंधर कवि थे। हरिओम पवार, कुंवर बेचैन, रविंद्र भरमार, कन्हैयालाल नंदन, मधुर शास्त्री जी, और मैं और अरुण जेमनी और सुनील जोगी, तीन हम बिल्कुल। अरुण तो हमसे सीनियर हैं। अरुण जेमनी तो हम हरियाणवी टच रहता ही है, हरियाणवी कवि है, मुझसे सीनियर हैं, 5-6 साल सीनियर हैं। सुनील जोगी में पहली बार हम दोनों गए थे। बिल्कुल पतला दुबला सा कवि आया था मंचों पर, और अटल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कविता भी पढ़ी थी। फिर नया दीपक जलाओ, नवदधीची हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, ये कविता उन्होंने लाल किले से पढ़ी थी। और मुझे कई बार सुखद लगता है, ज़्यादातर मीडिया पर जिस समय वो कविता आ रही होती है, वो उसी कवि सम्मेलन की है जिसमें मैं था। उसी कवि सम्मेलन की है। रिकॉर्डिंग बहुत कम उपलब्ध है उस कविता की रिकॉर्डिंग। जब भी मैं जिस भी चैनल पर देखता हूँ, उसी कवि जिसमें वो दिखाए जाते हैं अटल जी शॉल डाले हुए और वो कविता पाठ पढ़ रहे हैं, जिस समय वो नवदधीची हड्डियाँ जलाएं, आओ फिर से, वो उसी कवि से, उसी लाल किले की रिकॉर्डिंग है, और उसी में मैं सबसे छोटा कवि था। अच्छा लोगों ने प्यार दिया, उसकी वीडियो वगैरह काफ़ी वायरल हुई। अब भी यूट्यूब पर आप यदि अटल बिहारी वाजपेयी और विनीत चौहान ऐसा डालेंगे लाल किला, तो उसकी उपलब्ध है। अच्छा लगा मुझे, इतने बड़े व्यक्ति को मैं तो निकट से पहली बार देख रहा था, बड़ा डरा हुआ था। लाल किला जैसा मंच मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वो आपकी पुस्तक कौन सी है जिसमें मोदी जी ने जिसका लोकार्पण किया? अग्निमंथन। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, और नवल जी वहाँ राज्यपाल हुआ करते थे। तो पटेल स्टेडियम के अंदर, जो वहाँ का सबसे बड़ा अहमदाबाद का स्टेडियम, क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें कवि सम्मेलन होता है, और उसमें मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट, अमित शाह जी भी उसमें मौजूद थे जी, पूरी कैबिनेट मौजूद थी, और पूरा पीछे तक भीड़ थी उसके अंदर। वो बड़ा कवि सम्मेलन होता है उसमें, तो उसमें उन्होंने उसका विमोचन किया। उसके बाद तो फिर कर्णावती क्लब में और कई जगह, अहमदाबाद जब मैं जाता रहा, तो मोदी जी सुनते रहे, कुमार, हम सब वहाँ, हरिओम पवार जी, सब लोग वहाँ। अच्छे कश्मीर में भी आप कविता पाठ किया आपने? जम्मू तक। उसके ऊपर तो हालात ही नहीं है अभी तक। अब भी नहीं है? बहुत कम। श्रीनगर कह सकते हो, वहाँ आकाशवाणी पे चले जाओ, सेना के बीच। लेकिन अब तो कहते हैं कि सब जगह सुरक्षा है, हम सेफ है, नहीं है, हम सुरक्षित हाथों में है। अब भी आपको डर लगता है? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता, कार्यक्रम करने वालों को ना लगे। मैं तो कहूँगा ऐसे कार्यक्रम नहीं होते वहाँ पे? कार्यक्रम नहीं होते हैं। कार्यक्रम पूरे देश में बहुत कम है। जैसे साउथ में है, साउथ में हिंदी भाषा नहीं समझी जाती, तो वहाँ जो यहाँ के हरियाणा के, राजस्थान के लोग जो वहाँ चले गए हैं, वो लोग वहाँ आयोजित करते हैं। हिंदी भाषी लोग जो हैं, मध्य प्रदेश के, ये सब लोग, उनको उन्होंने राजस्थानी संघ, हरियाणा संघ, मारवाड़ी संघ बना रखे हैं। तो ऐसे ही वहाँ डोगरी भाषा सुनने वाले कम लोग हैं। तो वहाँ पर कवित्व की परंपरा नहीं है, मुशायरों की परंपराएं भी बहुत कम हैं। विनीत जी, वैसे आजकल कवि सम्मेलन बहुत कम होते हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये स्टैंड अप कॉमेडियन का ज़्यादा प्रभाव है या उनकी ज़्यादा डिमांड है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये आपकी थोड़ी सी नॉलेज कम हो सकती जानकारी, क्योंकि आप मीडिया जुड़े हुए हैं। नहीं, पहले हम रोहतक में, हरियाणा में, सब जगह देखते कवि सम्मेलन होते थे। हालांकि आज आप कवि सम्मेलन में ही आए हैं। जी, रोहतक में कवि सम्मेलन की संख्या तो बढ़ी है जी, घटी नहीं है, बढ़ी है। पैनल बन गए ना, सबको काम नहीं मिलता। नहीं, सबको तो कभी भी नहीं मिलता था। ये कहिएगा आप, कवियों की संख्या बढ़ गई जी, और कवियों की संख्या बढ़ने के कारण भी ये हमारा मीडिया है, ये हमारे मोबाइल का, इंटरनेट की दुनिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है। पहले कवि पढ़ के आता था, पढ़ लिख के आता था। अब कवि जो आ रहा है वो लिप पुत कर सुन के आ रहा है केवल। वो कवि को जानता ही नहीं, वो कविता के मर्म को पहचानता ही नहीं। हमारी नई पीढ़ी 5 कवियों को यूट्यूब पर सुन रही है
और उसमें वो देख रही है कुमार कैसे कविता पढ़ रहे हैं, हरिओम कुमार जी कैसे हाथ कर रहे हैं, पीछे तक तालियां हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके आदेश को अध्यादेश। उनमें से 10 से पूछो कि अध्यादेश का मतलब क्या है, तो उन्हें पता, लेकिन रट रखा है उन्होंने, आपका आदेश की अध्यादेश है मेरे लिए, और 4 लाइन चाहता हूँ, इन 4 लाइन पर ध्यान चाहिए। ये सब तो सीख के आ रहा है, कविता का मर्म सीख कर नहीं आ रहा है। उर्दू में मुशायरों में नए कवियों की बात कर नए कवियों की बात कर रहा हूँ। हमारी पीढ़ी अंतिम पीढ़ी थी जो पढ़ रही थी, अब की पीढ़ी पढ़ नहीं रही है, सुन रही है। मैक्सिमम चीज़ वो इस पर देख रही है, मोबाइल पर देख रही है। 4 लोगों ने ग्रुप बनाया, हो गया गैंग तैयार, पोस्टर बनाओ फेसबुक पर डाल दो आप, और फेसबुक पर अरे साहब फलाने रजनीश भैया, पुनीत भैया, विनीत भैया, कौन विनीत भैया, नए नए बच्चे कुर्ते पजामे जैकेट डाल के आगे मालाएं डाल रखी हैं, वो खड़े होकर माला डाल देंगे, उसने कैसी भी कविता पढ़ी, फिर उसको पोस्ट कर देंगे अगले दिन, देखा मालाओं से लाद दिया, आभार जबलपुर, आभार रोहतक, क्या अद्भुत प्यार मिला। आपने कभी सुना है कोई कवि सम्मेलन असफल हुआ और कल का कार्यक्रम अद्भुत हुआ? हर उस पे लिखा हुआ कल। अरे यार कोई तो कहीं तो ऊट हुए होगे तुम, या सब जगह अद्भुत मालाओं से लाद दिया, तो मार्केटिंग हो गई। तो नए कवि जो है वो मार्केटिंग से आ रहे हैं, पैसे ही मिलते हैं उनको, पैसे तो सबको ही मिल रहे हैं, कम ज़्यादा मिल रहे हैं। वो हमारे हरियाणा में अखाड़े हुआ करते हैं, तो उसमें एक कामड़े का पहलवान होता है बुर्ज का, जो आखिरी 31,000 का है, और वे भी तो जो गुड़ की डली पे लड़े हैं थारे मारे जैसे, बहुत है। क्या भाई क्या है ना, गुड़ बांटो, गुड़ बांट दो, तो गुड़ बांट दो। एक होता है कि भाई सबसे पहले इनाम की कुश्ती बोल, पहले उसे कहें सब ये यहाँ से शुरू हो गया, 101 रुपये का इनाम इसने मिलेगा, फिर 501 का मिलेगा। तो जो गुड़ पे कुश्ती लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी गुड़ की कुश्ती वाले कवि बहुत हैं, तो शुरुआत तो यहीं से होती है जी। फिर उन्हीं में से धीरे धीरे प्रक्रियाएं, फिर बहुत सारी चीज़ें जिनका जिक्र मैं नहीं समझता यहाँ करना जरूरी है। वैसे की दुनिया अपने राजस्थान में और हरियाणा में कवि बहुत कम हुए हैं ऐसा कहते हैं, यूपी में, एमपी में, वहाँ पे हिंदी का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं जी। दिल्ली तो चूंकि चारों तरफ घिरी हुई है, दिल्ली में तो मिक्स है सब, हाँ, उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान पीछे नहीं है, हरियाणा थोड़ा सा पीछे है। हरियाणा गेम्स की तरफ हर जगह की एक थोड़ी सी रुचि हो जाती है। वह मैं उत्तराखंड से बात करूं तो कहेंगे हम पर्वतारोहण पे बात करेंगे, मैं बॉम्बे से बात करूंगा तो कहेंगे हम स्विमिंग पे बात करेंगे, है ना, कोलकाता से बात करूंगा तो फुटबॉल पे चर्चा ज़्यादा करेंगे जी, या बंगाली कवि होंगे, हिंदी नहीं होगी उनके पास में। लेकिन अब तो हरियाणा से भी बहुत सारे कवि आ गए हैं। अरुण जैमिनी है, अरुण जैमिनी जी दिल्ली चले गए, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, दिनेश रघुवंशी हैं, भाई मंजीत हैं, महेंद्र जी हैं, जगवीर राठी हैं हमारे हरियाणा के, विदेश अमेरिका भी गए हैं। हाँ। मेरे को जगवीर राठी जी तो हरियाणवी ज़्यादा हरियाणवी हैं अपनी मातृभाषा पे, मेरी पहली माँ बोली पे यूएस इनके साथ ही होनी थी, लेकिन मेरा वीज़ा क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर ये चले गए। आप नहीं जा पाए? मैं नहीं जा पाया था यूएस, या वरना मेरी और उनकी यात्रा एक साथ होती यूएस में। कुमार थे उनके साथ में, कुमार हम सबकी यात्रा पहली थी, वो यूएस की। कुमार भी पहली बार जा रहे थे, मेरा दुर्भाग्य से नहीं हुआ वीज़ा, तो नहीं जा पाया यूएस। लेकिन अब हरियाणा में कवि आना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है कि हरियाणा पीछे। बाकी हिंदी भाषी हैं इसलिए वहाँ थोड़े से कम कवि, मुख्य बेल्ट यही है जी, मध्य भारत जिसे अपन कह सकते हैं, उत्तरी भारत जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ हिंदी और हिंदी कवि। और किसी भी जैसे सिंगर है, कवि है, उनकी एक कविता ऐसी होती है कि जो उसको जिंदगी भर हमेशा शिखर पे पहुंचा देती है। हाँ। आपकी भी एक ऐसी कविता? हाँ, सैनिक की चिट्ठी रही है मेरी। तो हमें दर्शकों को थोड़ा सा, चलिए अंत में मैं उसी से समापन भी कर देता हूँ, वरना तो लंबा समय हो जाएगा, मुझे भी कार्यक्रम नहीं, उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन करूँगा। अच्छा चलिए, आपके क्वेश्चन है वो, जब करगिल में जब युद्ध छिड़ा था, तो मैं जहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ का एक छोटा बच्चा गया था, 19-20 साल का, जब उसकी शादी हुई थी, और वो युद्ध के लिए चला गया। वहाँ से उसने एक चिट्ठी लिखी अपनी माँ के नाम। वो अलग बात है, चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगा में लिपट के उसका शव आ गया गांव में। मैंने उस चिट्ठी को खोला, उसमें एक शेर लिखा उसने, आप थ्रिल हो जाएंगे। उस पत्नी को लिखा उसने, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात है, नया बच्चा, नई शादी हुई, लिखता। अगली बात लाजवाब थी, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। उसके बाद मैंने उसको कल्पना करी कि उसने इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा, माँ को क्या, पिता को क्या। उसका एक छोटा बंद सुना देता हूँ, कविता बहुत लंबी है जी। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूँ,
युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आँख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। और अंतिम लाइन लिखता है, ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ। ये लाइन मुझे अच्छी लगती है। ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। विनीत, जो आपने तो है ना हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए कविता पाठ करके। शुक्रिया। और एक आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है या सवाल है वो ये है कि अब सरकार को वक्फ बोर्ड जो है उनमें बिल जो संशोधन करने की क्या नौबत आई, क्या मानते हो आप इसको? कई बार ऐसा होता है, हालांकि सरकार तो मना करती है, बिना तैयारी के आप कुश्ती में उतर जाते हैं। आपने देखा नहीं, लंगोट ढीला तो नहीं बंधा हुआ है। पुरानी सी इंग्लिश की कहावत है, उसका हिंदी अनुवाद है कि जीत में और हार में क्या अंतर है। कहना एक कील का। कहना कैसे? कहना कि एक बार एक राजा का घोड़ा था, तो उसकी नाल की एक कील ढीली रह गई। लुहार ने कहा रहे एक कील है नहीं, से काट दे। तो लापरवाही हो गई। युद्ध में जाते वही कील निकल गई, घोड़े की नाल लटक गई, घोड़े का टांग लंगड़ा गई। उसी पर राजा बैठा था, सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक जैसी घोड़ा नीचे झुका, लोगों को लगा हमारा राजा मर गया या घायल हो गया। जीतती सेना वापस लौट गई, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया एकदम। तो कभी कभी आप कुछ तैयारियों को पूरी तरह नहीं करते, उनके जवाब सुनिश्चित नहीं है आपके पास में कि सामने वाले सवाल भी पूछ सकता है। इसीलिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, कभी 5 दिन का मांगा है। वक्फ बोर्ड तो संशोधन होगा, नो डाउट होगा, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि मैं आपके ऊपर खोपड़ी पे हाथ रख दूँ। आज से वो पुरानी सी कहावत है ना कि ये सीट मारी है, कहना तेरे सर पे दर्द है, तेरी लुगाई मारी होगी ये। तो वही वक्फ बोर्ड लगभग वही था, जिसके खोपड़ी पे दर्द है वो लुगाई मारी होगी, है ना जी। मतलब 19 लाख करोड़ की संपत्ति थी वक्फ के बाद में 2011 में, और वो 21 लाख करोड़ की हो गई 10 वर्ष में। कहाँ से आए हो भाई? कौन से पट्टे बिक गए हो? बेचारे मुस्लिम बंधुओं की जो आर्थिक स्थिति वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हर कोई दान दे रहा है, और ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, कहना साहब वो जमीन जो आपने है ना, इसमें कोई दान दाते कागज की जरूरत नहीं। आप जाके कह दो ये ग्राउंड है ना, मैंने तने दान में दिया, और तुम कल जाके कह दो ये फलाना जो अपना। लेकिन वो जो जमीनें हैं ना वो सभी प्राइम लोकेशन पे है, आप कहीं पे भी किसी भी सिटी में जाके देखो, कहीं भी हो वो आपके पास आई कहाँ से? पहले ये तो देखो कि जिस आपने दान में दिए हैं, आपके पिताजी वही करोड़पति थे, अरबपति थे। पिताजी तो लगा रहे हैं अंडे का ठेला, और तुम दे रहे हो 3 बीघा जमीन दान में। ऐसे कौन से टाटा बिड़ला हो गए भाई? तो ये खामा की बातें, किसी को भी कह देना ये वक्फ की जमीन हो गई। तो इस चीज को सरकार ने देखा, फिर इनके जो नियंत्रक बोर्ड थे वो उसका लाभ ले रहे थे, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा कि इसमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसमें सब लोग रहें, उसका जो पैसा आए वो गरीब महिलाएं हैं चाहे मुस्लिम ही हों उनके काम आना चाहिए। जब हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार टैक्स के रूप में लेती है, और वो न केवल हिंदुओं के काम आ रहा होता है बल्कि इनकी हज यात्राओं पर भी, इनके अन्य चीज़ों टैक्स पर भी का दिया जा रहा है जी। हम तो दे रहे हैं, तुम अपने तक को नहीं दे पा रहे हो। इतने बेचारी मुस्लिम महिलाएं घूम रही हैं, या उनको हेल्प करनी चाहिए। हमारे निर्णय दुर्भाग्य से उस तक पहुंचाए नहीं जाते कि ये निर्णय है क्या, इसीलिए आंदोलन होता है, इसीलिए आगजनी होती है, और वो दूसरे वाले मिसगाइडिंग करते रहते हैं। फिर वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? कहे तो खत्म, तुम्हारी खींच ली जमीन सारी। खींच नहीं ली है, यदि कागज नहीं है तो वो तो मेरे पास भी थी, कागज नहीं तो कहाँ है? हाँ, उसमें कुछ संशोधन हो सकता है कि भाई 13-14 इतने पुराने कागज मतलब, लेकिन 100-250 सालों में इतनी संपत्ति कहाँ से? इसके तो दिखा दो कागज। 50 साल के तो मेरे पास भी आपके पास भी कागज निकल जाएंगे। तो वो कागज तक आप दिखाने को तैयार नहीं, उसका मतलब तो फिर कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और देश के हालातों पे भी बात की, पक्ष विपक्ष की भी बात की, और आज कवि कहाँ है, कैसी स्थिति में है और किन परिस्थितियों में है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने खुल के बात की। विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।